A very warm welcome to my channel Fundamental Law. This is the very first lecture of my evidence lecture series. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस क्या है, एविडेंस, टेस्टिमनी और प्रूफ में क्या डिफरेंस है, सिविल और क्रिमिनल केस में सूट फाइल करने का क्या प्रोसीजर है, हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड में किस तरह के एविडेंसेस एक्सेप्टेड थे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कैसे बना। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ एविडेंस। एविडेंस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है किसी चीज़ को डिस्कवर करना या प्रूव करना। टेलर के अकॉर्डिंग एविडेंस वो मेथड है जिससे किसी भी मैटर, फैक्ट या ट्रुथ को कोर्ट के सामने प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके। एविडेंस को ईजी वे में समझने के लिए ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फैक्ट, प्रूफ एंड डिसप्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फैक्ट? फैक्ट का सिंपल मतलब है कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती हो जब तक कि वो गलत प्रूव ना कर दी जाए एंड जिसके बारे में हमारी सेंसेस से ईजिली पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स सच एज ओपिनियन, इंटेंशन एंड गुड फेथ। कुछ चीज़ें किसी ऑर्डर में रखी हैं इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। नाउ व्हाट इज़ प्रूफ एंड डिसप्रूव? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई भी फैक्ट तब प्रूव माना जाता है जब कोर्ट मैटर कंसीडर करने के बाद ये बिलीव कर लेती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या उसकी एग्जिस्टेंस पर इसीलिए बिलीव करती है कि कोई प्रूडेंट मैन सेम सर्कमस्टांस में यही सपोज करेगा कि एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हाट इज़ डिसप्रूव? ये बिल्कुल उसका अपोजिट है कि कोई भी फैक्ट डिसप्रूव तब माना जाता है जब कोर्ट मैटर कंसीडर करने के बाद ये बिलीव करती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी नॉन एग्जिस्टेंस पर इसीलिए बिलीव करती है कि कोई प्रूडेंट मैन सेम सर्कमस्टांस में यही सपोज करेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोनों ही केसेस में टेस्ट ऑर्डिनरी प्रूडेंस का है कि अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन मानता है कि वो एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट के लिए भी वो एग्जिस्ट करता है, और अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन मानता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी फैक्ट प्रूव या डिसप्रूव है डिपेंड करता है ऑर्डिनरी प्रूडेंस पे। वन मोर थिंग, डिसप्रूव को नॉट प्रूव से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कोई भी फैक्ट नॉट प्रूव तब माना जाता है जब उस फैक्ट को न प्रूव किया गया हो न डिसप्रूव किया गया। मीन्स फैक्ट पर कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब है इसके अलावा एविडेंस की कोई और डेफिनेशन नहीं है। सेक्शन 3 बोलता है कि इंक्वायरी के दौरान जब विटनेस डिस्प्यूटेड मैटर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट देता है जिसको कोर्ट ने परमिशन दी है और कोर्ट को लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट ओरल एविडेंस मानी जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि विटनेस के थ्रू बोली गई हर एक स्टेटमेंट एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोर्ट से परमिशन ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, हर दिन कोर्ट में विटनेस से जज के थ्रू क्वेश्चनिंग की जाती है, तो विटनेस आंसर में जितने भी स्टेटमेंट्स देता है वो एविडेंस नहीं मानी जाएगी। अगर कोई एक्यूज्ड इवन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज़ नॉट एविडेंस। सो यू सी, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज़ नॉट कंप्लीट। देयर वाज अ केस हरी सिंह भगत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, in which MP High Court said that statements given by accused under section 208, 209, 342 and 313 of CRPC are considered as evidence and nothing else. Now, second clause says that all documents including electronic records produced for inspection of such documents are called documentary evidence. Now, in this term, electronic record is very important. According to Information Technology Act 2000, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में इंक्लूड होता है डेटा जो रिकॉर्ड या जनरेट किया गया हो, और इमेज, साउंड विच इज स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और माइक्रोफिल्म। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की इस डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि जहाँ कहीं भी ये एक्सप्रेशन आए बट एक्सप्लेन नहीं किया गया हो तो इसका मतलब यही रहेगा जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। I hope evidence must be clear to you. Now, difference between evidence, testimony and proof. Evidence का मतलब है which makes evidence, means ऐसा fact जो दूसरे fact को prove करे। Testimony derive हुआ है testis word से जिसका मतलब है witness, इसलिए witness के statement को हम testimony बोलते हैं। Proof,
एविडेंस को का ही इफेक्ट है, मीन्स फैक्ट प्रेजेंट करने के बाद उसका रिजल्ट या तो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा। नाउ विल डिस्कस स्टेजेस ऑफ ट्रायल एंड एविडेंस। सिविल केस में पहले प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा और उसके बेसिस पर डिफेंडेंट को सम्मन भेजे जाएंगे। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूटर या प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट फाइल करते हैं जिसका रिजल्ट प्रोसिक्यूशन होता है। कंप्लेंट फाइल होने पर एक्यूज्ड के लिए सम्मन या वारंट इशू किया जाता है। सम्मन भेजने का मेन मोटिव है कि डिफेंडेंट और एक्यूज्ड कोर्ट में आकर के इश्यूज डिसाइड कर सकें। सिविल केस के सेकेंड स्टेज में इश्यूज स्ट्राइक होते हैं और क्रिमिनल केस में कोर्ट एक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करता है। थर्ड स्टेज में पार्टीज एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं इश्यूज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। सेम इज इन द क्रिमिनल केस। सभी एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट अपना ओपिनियन सुनाती है। कोर्ट के इस ओपिनियन को हम जजमेंट बोलते हैं। सेम इज इन द क्रिमिनल केस। फिर जजमेंट को इन्फोर्स किया जाता है और उसके लिए कोर्ट डिक्री पास करता है। तो डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में है, बाकी प्रोसीजर सिविल और क्रिमिनल केस का सेम है। कंक्लूसिवली पहले सूट फाइल, देन इश्यूज डिसाइड, देन एविडेंस, देन जजमेंट एंड एट लास्ट डिक्री। सो एविडेंस थर्ड स्टेज में प्रोड्यूस किए जाते हैं इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस। अब लॉ ऑफ एविडेंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि किस तरह से के एविडेंसेस हिंदू और मुस्लिम पीरियड में एडमिसिबल थे, तो हमारा प्रेजेंट डे एविडेंस कैसे बना। हिंदू पीरियड में धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग 4 तरह के एविडेंसेस एक्सेप्टेड थे: लेख्या, साक्षी, भुक्ति भोग एंड दिव्या। लेख्या हिंदी वर्ड लेख से सिमिलर है, विच मीन्स something which is written, that is document. Lekhya was divided into 3: राज्य साक्ष्यक, साक्ष्यक एंड असाक्ष्यक। राज्य साक्ष्यक वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं जिसे किंग के क्लर्क के थ्रू बनाया जाता था। साक्ष्यक ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसे विटनेस अटेस्ट करते थे, और असाक्ष्यक ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट जो पार्टीज खुद लिखती थी। देन साक्षी, अगेन हिंदी वर्ड विच मीन्स विटनेस, तो विटनेस की स्टेटमेंट ओरल एविडेंस थी। भुक्ति एंड भोग मीन्स पोजेशन। हिंदू पीरियड में इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो इसीलिए ज़्यादातर डिस्प्यूट्स लैंड से रिलेटेड होते थे। नारदा के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बिना किसी ओरिजिन या ऑनरशिप के किसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है तो किंग उसे वही पनिशमेंट देते थे जो किसी चोर को चोरी करने पर मिलती थी, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में 100 साल से ज़्यादा ही क्यों ना हो। और अगर हम आज के लोग उसके साथ कंपेयर करें, अब किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप 12 साल से ज़्यादा अपने पोजेशन में बिना किसी इंटरफेरेंस के रखते हैं तो उसको आपका ओनरशिप टाइटल मिल जाता है। नाउ कम्स दिव्या। जब एक पर्सन के एविडेंस देने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं आता तब डिवाइन टेस्ट हेल्पफुल था, जिसमें सुपर नेचुरल पावर से अपील की जाती थी गिल्ट को इनोसेंस या प्रूव करने के लिए। ये सबसे खतरनाक एविडेंस था। इस टेस्ट में पर्सन को जलती आग में या गहरे पानी में धकेल दिया जाता था, और अगर वो पर्सन बिना किसी हार्म के आग या पानी से निकल आता था तो कानून की नज़र में वो इनोसेंट मान लिया जाता था। तो ये था दिव्य एविडेंस। नाउ वी कम टू मुस्लिम पीरियड। यहाँ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक्सेप्टेड थे, एंड ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। डमीनो ऑफ विटनेस को भी अकाउंट में लिया जाता था। डमीनो मीन्स बिहेवियर एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। एग्जाम्पल के लिए एक हिंदू मुंशी ने कंप्लेंट फाइल की मुस्लिम सोल्जर के अगेंस्ट कि मेरी वाइफ को भगा कर ले गया है, लेकिन उस लेडी ने हिंदू कंप्लेनेंट की वाइफ होने से इनकार कर दिया। किंग को लेडी के डमीनो पे शक हुआ और उन्होंने उस लेडी को कोर्ट के इंक पोर्ट में इंक फिल करने के लिए कहा, जो कि लेडी ने एफिशिएंटली कर दिया। उसके इस एक्ट से किंग ने कंक्लूड किया कि ये लेडी हिंदू मुंशी की ही वाइफ है और उसके फेवर में डिक्री पास कर दी। तो मुस्लिम पीरियड में विटनेसेस को ऐसे एग्जामिन किया जाता था। एंड इन केस ऑफ ओरल एविडेंसेस, विटनेसेस को सेपरेटली क्रॉस एग्जामिन किया जाता था ताकि दोनों एक दूसरे को ना सुन सकें। पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बिना किसी डाउट के एक्सेप्ट कर लिए जाते थे। नाउ वी कम टू मॉडर्न पीरियड। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लॉज। 1726 से पहले कॉमन एंड स्टैट्यूटरी लॉ इंडिया में प्रेवलेंट थे। देन चार्टर ऑफ 1726 अप्लाई किया जाने लगा
प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में। इन प्रेसिडेंसीज के बाहर का एरिया जिसे मोसोफिल एरिया कहा जाता था, वहाँ कोई डेफिनेट लॉ ऑफ एविडेंस नहीं था, तो वहाँ लॉ ऑफ कस्टम एंड यूसेज प्रिवेल करते थे। मोसोफिल एरिया के कोर्ट्स कभी कभी गाइडेंस के लिए 1793 से 1834 के बीच बने रेगुलेशंस को रेफर करते थे। इससे हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ एविडेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कैसे बना? 1835 में गवर्नर जनरल के थ्रू एक एक्ट पास किया गया विच वॉज नॉट कम्प्लीट। देन बेंथम के सजेस्ट किए गए रिफॉर्म्स को इंक्लूड करने के लिए 1835 से 1855 के बीच सेवरल एक्ट्स पास किए गए। देन 1855 से 1869 के बीच भी 4 एक्ट्स पास किए गए। इन एक्ट्स के पास होने के बावजूद भी इंडियन कोर्ट्स इंग्लिश लॉ को फॉलो करती थी, क्योंकि सिर्फ मोसोफिल एरिया में ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंसी टाउन में भी मोस्टली इंग्लिश लॉ प्रेवलेंट था। मेन कमीशन ने 1868 में लॉ ऑफ एविडेंस को ड्राफ्ट किया, लेकिन उनका बिल रिजेक्ट कर दिया गया। देन 1871 में स्टीफन कमीशन को एक्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के बाद बिल 31 मार्च 1871 को काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया गया। देन इट वॉज सेंट टू लोकल गवर्नमेंट, देन हाई कोर्ट, देन सम एडवोकेट्स फॉर देयर कंसिडरेशन। अब सबके व्यूज़ लेने के बाद सिलेक्ट कमेटी ने बिल में कुछ चेंजेस किए और बिल को काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया। देन काउंसिल ने बिल को पास व इनेक्ट कर दिया। उसके बाद से ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फोर्स में आया। इस एक्ट के बनने के बाद भी एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट्स आई। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 की है। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एविडेंस सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के राइट्स और लाइबिलिटीज़ डिटरमाइन करता है और क्रिमिनल केस में एक्यूज की इनोसेंस और गिल्ट प्रूव करता है। एंड लॉ ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्टिव कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन पर लिमिट लगाना है, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना हुई तो कोई भी डिस्प्यूट लंबे समय तक चलने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू है। ये सभी टॉपिक्स हमारे आने वाले लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर के बारे में अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।